आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी। हर साल सबको पता है कि मानसून आता है, शदीद बारिशें होती हैं, फिर उसके बाद दरियाई सैलाब आता है। लेकिन हर साल हम उस मानसून को उस तरह ट्रीट करते हैं जैसे पहली बार आ रहा हो। हुकूमतें जो हैं वो बर वक्त इक़दामात नहीं कर पाती तो उन पे हैरतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं, और कभी मौसमियाती तब्दीली को ब्लेम किया जाता है, कभी फिर साबका हुकूमत की बदइंतज़ामी को कि करोड़ों के फ़ंड मिलते हैं निकासी के लिए, बंदों के मजबूती के लिए, और पता नहीं वो कहाँ जाते हैं। और ये सारी बातें अमूमन मई जून में याद आनी शुरू हो जाती हैं हुकूमतों को। अगर मैं कराची की बात करूं तो ये पैटर्न है कि सबको पता है कि यहाँ 15 जून से मानसून ऑफिशियली शुरू हो जाता है, बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। उससे पहले 1 महीने पहले सड़कें खुद जाती हैं, नालियाँ तोड़ दी जाती हैं ताकि पानी भर जाए और सारी जो स्ट्रक्चर है इंटरनल रोड्स का वो बर्बाद हो जाए, ताकि जब मानसून ख़त्म हो तो फिर करोड़ों रुपए के नए ठेके। और ये साइकिल चलता जा रहा है और जाहिर है कि इसे करप्शन नहीं गर्दाना जाता। इस साल भी मानसून का इस्तकबाल जो है हैरतों से किया गया, कम से कम रियासती सतह पे, और उसका नतीजा ये निकला है कि पिछले 2 दिन से कराची में शदीद और दरमियाने दर्जे की बारिश हो रही है। कोई बहुत ज़्यादा अभी तक नुकसान की इत्तला नहीं है, अलबत्ता जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पिंडी है वहाँ आज दिन भर बारिश होती रही। कई मकामात पे गाड़ियाँ डूबने की इत्तलात मिली हैं। औसतन कहा जा रहा है कि 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई इस्लामाबाद और पिंडी में। और जो वहाँ का नाला ले है जो बरसों से ज़ख़म बना हुआ है पिंडी का, वहाँ के इर्द गिर्द पानी की सतह 12 फुट बुलंद बताई जाती है। और गवाल मंडी का जो इलाका है वो नशेबी इलाका, वहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल है। इस्लामाबाद के H13 सेक्टर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ मुतादिद घर ज़ेरे आब आ गए हैं। यही सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान से लेके और बलूचिस्तान तक की है। ज़िला कोयटा में एमरजेंसी लगा दी गई है, और पिछले 2 दिन में अगर देखा जाए तो 25 से ज़ायद हलाकतें हुई हैं, और सबसे ज़्यादा हलाकतें जो हैं वो कोयटा और गिरदो नवा में हुई हैं, छतें गिरने से और दीगर हादसात की वजह से। 300 से ज़ायद बलूचिस्तान के दीगर अजला में जो कच्चे मकानात थे, कच्चे पक्के, उनको नुकसान पहुँचा है। शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान इस वक्त शदीद बारिशों की इज़्ज़त में है। कोयटा से अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, सीनाफी हैं। अली शाह, और बताएं। बहुत शुक्रिया उसद साहब, आपने भी तफसील से बात की। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान हलाकतों की जो तादाद है वो तो 25 हो गई है। इसमें 3 ख़वातीन हैं, 4 बच्चे इसमें शामिल हैं। इसी तरह जो डायरेक्टर जनरल प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDA में नसीर नासिर का ये कहना है कि 35 अफराद जो है वो जख्मी हो चुके हैं, इनको अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। अक्सर जो जख्मी है वो सिविल अस्पताल कोयटा में इस वक्त ज़ेरे इलाज है। साथ ही आज हुकूमत बलूचिस्तान रिलीफ कमिश्नर जो बैक वक्त जो है DGPDA में भी है, उन्होंने ज़िला कोयटा को आफत ज़दा ज़िला करार दे दिया है। एक नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशंस की हद तक, ऐलानात की हद तक तो कोयटा शहर में इस वक्त इमरजेंसी जो है वो नाफिज है, लेकिन ग्राउंड पे सूरत हाल ये है उसद साहब कि इस वक्त भी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस वक्त बगैर घरों के, ज़ाहिर कच्चे मकानात थे वो गिर चुके हैं, लोगों के घरों में पानी जो है दाखिल हो चुका है। इधर सूरत हाल ये है, अक्सर जो वाटरवेज है, जो पानी के रास्ते है, नदी नाले जो है, उसके दरमियान में वहां पे सेटलमेंट हुई है, लोगों ने अपने घर बना दिए। अब जाहिर है गवर्नेंस कमजोर है। जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कोयटा है वो भी खामोश तमाशाई है। हमारी जो हुकूमतें हैं वो, आपने ठीक बात की, साबिका हुकूमत, मौसमियाती तब्दीली, मौजूदा हुकूमत, इधर उधर बात डाल देते हैं, असल इशूज को नहीं पकड़ते हैं। कोयटा में प्रॉब्लम ये है, खासकर पश्तूनाबाद, खरोटाबाद, नवाकिली, सरियाब या जो दीगर इलाके हैं,
बिल्कुल जिधर पानी के रास्ते हैं दरमियान में, वहां पर लोगों ने अपने घर बना दिए। और कल ये हुआ कि वहां पे जिस तरह मूसलाधार बारिश हुई, उसके बाद जाहिर नदी नाले जो है उसमें तुगयानी आई और वो बहा कर ले गए। यानी 25 अफराद अच्छा अली शाह, अली शाह ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये जो दरियाई गुजरगाहें, नदी नालों वाली गुजरगाहें हैं, ये इसी साल पिछले 6 महीने के दौरान कब्जा हुआ हो? ये हर साल की कहानी है, तो क्या होता क्या है? इस कहानी को दोहराने से फायदा क्या होता है? आप सवाल अगर रिपीट करें थोड़ा सा, इंटरनेट मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नालों के ऊपर तजावुजात का मसला है, ये इस साल तो पैदा नहीं हुआ, पिछले साल भी हमने यही सुना, उससे पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी। तो क्या फ़ायदा क्या है जब कुछ होता ही नहीं है इनका? थोड़ी देर के लिए वो हिलजुल होती है, 2-4 बिल्डोज़र जो हैं कुछ इमारतें गिरा देते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और उसके बाद अगले साल का सैलाब फिर हमें बताता है कि नहीं साहब मसला तो जूं का तू खड़ा है। तो हम ये बातें करके क्यों एक दूसरे का वक्त ज़ाया करते हैं? मतलब, और रियासत भी उसको तो कुछ नहीं होना है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये एक महीने में नहीं हुआ है, एक साल में नहीं हुआ है, ये तो ओवर द ईयर्स हुआ है क्वेटा शहर में। ज़ाहिर लोग भी मजबूर है, वो भी ज्यादा सोचते नहीं है, लेकिन ये हुकूमत के जो इदारे हैं ये उनका काम है। जो अली शाह, तो आप जो हैं, हुकूमत की इदारों का क्यों काम है ये? इसलिए कि ये कोई आम आदमी जो है, आम शहरी तो कब्जा नहीं कर सकता ना, किसी नाले पे कोई बिल्डिंग तो नहीं खड़ी कर सकता। बड़े बड़े ताकतवर इदारे और इंडिविजुअल्स हैं जो ये काम करते हैं, और उन्होंने ही कानून बनाना है, बदकिस्मती से उन्होंने ही अमल दरामद करना है। तो ये बंदर तमाशा तो हमारे सामने है ना, हम तो सिर्फ नाम लेने से घबराते हैं ना। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें देखिए दोनों साइड से जो है लापरवाही है, और इसके नतीजे में जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है। यानी 300 से ज्यादा जो कच्चे मकानात है वो गिर चुके हैं। इस वक्त हमारे पास जो पीडीएमए हैं, उनके मीडिया मैनेजर सिर्फ इसमें मसरूफ है कि वो हमें 24 आवर्स ये खबरें थे कि जी हमने 5 किलो जो चीनी है यहाँ पे दिया, 20 किलो आटे का तेल वहां पे दिया। हालांकि पीडीएमए का जो मैंडेट है या काम है, ये तो कुदरती आफात से निपटना है। अब निपटना तो बहुत दूर की बात है। अब आइंदा जो 48 घंटे है वो बहुत ज्यादा क्रूशल है। बट शहर में मजीद जो है बारिश की पेशगोई की गई है। शमाली बलोचिस्तान, मशरकी बलोचिस्तान, मरकजी बलोचिस्तान, ये तमाम मैं यही कहता अली शाह, कुछ रिपोर्ट्स गवादर से भी आ रही हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है? जब आप कोयटा के अलावा दीगर अजला कौन कौन सी जगह बहुत ज़्यादा जो है सैलाब है? देखिए गवादर में भी वहाँ पे जो सड़कें हैं या वहाँ पे गलियां हैं, बिल्कुल नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। आज आईएसपीआर ने भी एक बयान जारी किया और उसमें ये बताया गया कि जो फौज के जवान हैं वो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन है वहाँ पर मसरूफ है। जो सिविलियन वहाँ पे इंतजामिया है उनके साथ मिलके वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। इसके अलावा बोलान में जो है बहुत तबाही मचाई है बारिशों में। मच और बोलान पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर गिश्तरी का इलाका है। 4 कारकुन जो है वो एक सैलाबी रेले में बह गए। कल जो है बल्कि आज भी डिप्टी कमिश्नर जो बोलान है इमरान बुंगलज़ई ने एक एलामिया जारी किया कि लोग जो है वो गैर जरूरी सफर ना करें। क्वेटा टू जैकबाबाद, क्वेटा टू सिबी, इस शाहराह पर सफर ना करे, इसलिए कि वहां पर जो मच नदी है वहां पर बहुत बड़ा सैलाब है। इसके अलावा पिशीन, किला अब्दुल्ला, हरनाई और बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके हैं वहां पर ये जो छोटे छोटे पुल बनाए गए थे, डेम्स बनाए गए थे। अब हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है गवर्नेंस की भी सीरियस इश्यूज है। छोटे से डेम्स बनाए जाते हैं, क्वालिटी को चेक नहीं किया जाता, वो इस बारिश में सारे बह गए। इस तरह दर्जनों जो डेम्स है, डिले एंड चेक डेम्स, ज़ाहिर है बलूचिस्तान में पानी की जो जो डिप्लीटिंग यानी वाटर टेबल जो है वो खतरनाक हद तक गिर चुका है। इसको मेंटेन बरकरार रखने के लिए डिले एंड चेक डैम्स तो बनाए गए, लेकिन वो सारे इस बारिश में जो है वो बह गए। तो लोगों को काफी मुश्किलात का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। जब दूसरी जानिब हम देखते हैं तो सीएम साहब और जो मिनिस्टर साहिबान है उनके बयानात तो आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे लोग जो है हमें कॉल्स कर रहे हैं नवाकिली से, सरियाब से, पश्तूनाबाद से, खरोटाबाद से, इन तमाम इलाकों से कि खुदा के लिए
कोई हमें टेंट्स दे, कोई हमें ब्लैंकेट्स दे, कोई खाने के लिए कोई चीज दे। सारे लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। लेकिन हुकूमती मशीनरी का ये जोर है कि जी इनकी खबरों को आप ज्यादा प्रोपेगेट करें। थैंक यू अली शाह, बहुत शुक्रिया अपडेट का। मॉनसून का जो मौजूदा मरहला है वो 7 जुलाई तक जारी रह सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि 7 जुलाई के बाद नहीं होगा, ये पहली किस्त है 7 जुलाई तक जो जारी रहेगी और इसका दायरा लगभग पूरा पाकिस्तान होगा। आप मुबश्शिर साहब, वैसे तो आप कराची में ये आते हैं, ये काम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, मेज़बानी करते हैं, लेकिन आपकी बेशतर ज़िंदगी इस्लामाबाद और पिंडी में गुजरी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो नाला लई है, ये जब से मैंने होश संभाला है, और जाहिर है कि मैं आपसे बड़ा हूँ, तब से मैं नाला लई का जो जिक्र है वो हर साल जून जुलाई अगस्त में ज़रूर सुनता हूँ, और ये ज़ख़म हर साल हरा होता है और उसके बाद फिर दूसरी खबरों तले दब जाता है। इसका कोई मुस्तकिल इलाज, हालांकि मैंने ये सुना है कि इसके नाम पे इलेक्शन जीते जाते हैं, अरबों रुपए के फंड सेंक्शन हो चुके हैं, ये कहाँ बह जाते हैं नाला लई में, होता क्या है ये? जी वुसैद साहब, मसला ये होता है कि इस्लामाबाद का जो ड्रेनेज है खुसूसन बारिश में वो तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद साफ़ हो जाता है। वो सारा पानी जो है वो पिंडी की तरफ जाता है और पिंडी का मेन जो ड्रेनेज नाला है वो है नाला लई, तो वहाँ सारा पानी जाता है और वहाँ कमोबेश वही सूरत हाल है जो हम अली शाह से डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ उसके अतराफ़ में लोग जो है अपने घर बना लेते हैं, वहाँ रहना शुरू कर देते हैं, उनको इजाज़त मिल जाती है टेम्परेरी सही, फिर जैसे होता है कभी उनको हटाया जाता है, फिर आ जाते हैं। उसके अलावा जो है वहाँ पर कूड़ा बहुत ज़्यादा लोग फेंकते हैं, वहाँ डंप होता है जिससे ज़ाहिर रुकावट पैदा होती है और रेलें जो है उसमें तेज़ी भी आती है, वहाँ पानी जमा हो जाता है, पानी की सतह बुलंद होनी शुरू होती। तो अभी तक शेख रशीद साहब मेरे ख़्याल में जब से सियासत में आए हैं, इस नाले के साथ जो है उनकी सियासत जुड़ी हुई है। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी खासा काम हुआ, क्लीनिंग भी हुई, हर साल होती है, मगर अभी तक कोई परमानेंट हल नहीं है क्योंकि कोई और ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है यहाँ पर जो कि नाला लई के अलावा जो है वो जाए। जैसे आज जो है पिंडी में यही हुआ, पीर वदाई जो है वहाँ पर पानी जमा हो गया, नाला लई की तरफ जो नाला जाता है, 2 वहाँ पे बच्चे गिर गए और जहाँ भाग हुए। तो ये चीज़ें वहाँ से छोटे छोटे नालों से जहाँ उसका पार्ट थोड़ा कम हो जाता है वो वहाँ ये तो जाहिर है कि पुरानी आबादी है पिंडी, और नाला लई भी जाहिर है कि हमेशा से है। हम पुरानी आबादियों की बात छोड़ देते हैं, उसमें अनप्लान्ड प्लान की कोई उतनी ज़्यादा सख्ती नहीं होती। ये जो इस्लामाबाद है ये बड़ा फ़ख्र है इसे अब तक के, वो बहुत ही प्लान्ड सिटी है। लेकिन शायद आपको याद होगा कि पिछले साल E11 सेक्टर, उसमें गाड़ियां बहती हुई नज़र आ रही थी खिलौनों की तरह। तो प्लान्ड सेक्टर में कौन से हालात मुख्तलिफ हैं? अच्छा, E11 जो है वो बेसिकली CDA का सेक्टर नहीं है। ये जो है सेक्टर निजी तौर पर बनाया गया, एक निजी बिल्डर को दिया गया, बहुत कंट्रोवर्सी भी जनरेट हुई, बहरहाल ये बन गया। तो वहाँ पर सड़कों का मेयार और उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया जो इस्लामाबाद में अमूमन सेक्टर्स में रखा जाता है। मसलन अंडरग्राउंड टोटली ड्रेनेज होती है, मगर यहाँ पर E11 के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ उसी तरह का जिस तरह का नाला आपको पिंडी में मिलेगा या उनकी जो ओपन ड्रेनेज है वो आपको E11 के अंदर मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें जो है मिलजुल कर वही काम करती हैं जो पिंडी में होता है हर साल जब बारिश तेज़ होती है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ कि नाला पे नए नहीं है, लेकिन ये बात तय नहीं है। वक्फा ले लें। ये खेल हम हमेशा देखते हैं पाकिस्तान में कि जब कोई भी वज़ीर आज़म या कोई भी हुकूमत जाती है तो शुरू में शोर मचाती है कि भाई मुझे क्यों निकाला, और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उन मख्फी पहलुओं की तरफ निशानदही शुरू कर देती है। और ये हमने नवाज़ शरीफ के केस में भी देखा, ये हमने
बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो के केस में भी देखा, बाद में भी जो हुकूमतें आईं, हर एक का ये होता है कि हमें काम नहीं करने दिया जाता, ये नहीं होता। मगर जब अपोजिशन में आ जाते हैं तो कुछ अरसे बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि हाँ, हमें लोगों को कुछ कुछ बताना चाहिए कि क्या सूरत हाल है। तो इमरान खान साहब जब से हुकूमत से गए हैं वो यही कह रहे हैं कि मेरे पास राज हैं वो किसी दिन मैं ज़रूर बताऊंगा। उनकी ज़बानी सुनिए, ये आज उनका ताज़ा तरीन बयान है। एयाज ज़मीर एक ऐसी आवाज़ थी कि सारा जो भी दानिश्वर तबका पाकिस्तान का जो मीडिया में है वो सारे एक चीज़ जानते हैं एयाज ज़मीर की। एयाज ज़मीर कंट्रोल नहीं हो सकता, वो अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनता है, उसका लिफाफा नहीं दे सकते आप, उसको वो एक नाडर पढ़ा लिखा इंसान है। मेरी उसने बहुत तनकीद की हुई है माजी में, क्योंकि ज़्यादातर तो मजाक उड़ाते थे मेरी पॉलिटिक्स का, लेकिन मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और जो उसे किया गया एयाज ज़मीर से, उसकी उस उम्र में जिस तरह किया गया, ये हम सारी कौम के लिए ये है शर्मनाक वाक़या। और ये एक पैगाम दिया गया है, ये बाकी सहाफ़ियों को पैगाम दिया गया है। और फिर जो इमरान रियाज़ ख़ान, देखिए जो भी आप इमरान रियाज़ ख़ान के मुतल्लिक़ कहें, कौम उसको मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी समझती है, उसको गद्दार नहीं समझती। उसकी यूट्यूब पे जो फॉलोइंग है वो ऐसे नहीं है, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। आज जो चैनल जो सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, जो खौफ में या पैसे लेके वो जब ये इन चोरों का साथ दे रही है जो ऊपर हमारे मुसल्लत हैं, उसकी रेटिंग आज देखें किधर चली गई है। जो चैनल्स हक और सच के साथ खड़ी है उसकी रेटिंग आसमान पे चली गई, क्योंकि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। एक बड़े दानिश्वर ने एक दफ़ा कहा था कि थोड़ी देर आप सबको पागल बना सकते हैं, लेकिन सारा वक्त कोई भी सबको पागल नहीं बना सकता। तो अगर किसी का ख्याल है कि चैनल को पैसे दे के, लिफाफों के ज़रिए डरा धमका के आप इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर लेंगे और लोगों को धोखा दे देंगे, वो वक्त गुजर गया है। और मैं ये नाम लेना चाहता हूँ ये सहाफ़ियों के, क्योंकि मुझे बार बार जो चीज़ें सामने हमारी आई हैं। अब अरशद शरीफ, उसके ऊपर FIR कटवा दी है। अरशद शरीफ जिस तरह उसकी फैमिली बैकग्राउंड है, फौजी बैकग्राउंड से, वो सारे जानते हैं अरशद शरीफ, उसका भी कोई कीमत नहीं है ज़मीर की। उसको जिस तरह हरासा किया जा रहा है कि उसका किसी तरह मुंह बंद हो जाए। साबिर शाकिर वो मुल्क छोड़ के चला गया, तो साबिर शाकिर को कोई आज से तो नहीं वो सहाफ़त कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, हम सब जानते हैं उसको। वो मुल्क छोड़ के चला गया। और मैं सबी इब्राहिम उसके पीछे पड़े हुए हैं, जमील फारूकी नौजवान है उसके पीछे पड़े हुए हैं। एक कोई बात कर दे, कॉल आ जाती है अननोन नंबर से कि ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, नहीं तो FIR आ जाएगी। अदनान आदिल वो, और मैं आरिफ हमीद भट्टी, मेरी बड़ी तनकीद करते हैं आरिफ हमीद, लेकिन आरिफ हमीद उसको धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हें अब ये कर देंगे। और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा यानी वो कोई गद्दार है, उसके ऊपर उसको खौफ डराया जा रहा है। और मैं सियासत PK का ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ, एक अदील नौजवान है, वो कनाडा चला गया है क्योंकि उसको इतना इन्होंने खौफ डराया और धमकाया। हमारा अरसलान, हमारे तहरीक इंसाफ के वो सोशल मीडिया के हेड, उनके घर में चले गए, उनकी वहाँ माँ थी, उनकी बहनें थी, वो वहाँ उसका कज़न आया हुआ था, उसको 15-20 लोग अंदर घुस गए, उसको मारा पकड़ के, खौफ फैलाया हुआ। जुडिशरी से सवाल पूछता, क्या पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए हैं? पहले बता दें क्या मार्शल लॉ लग गया यहाँ, कि ये कौन सी क्या आइन इजाज़त देता है इन चीज़ों का? जी वुसत साहब, आपने सुना सहाफ़ियों के बारे में कह रहे हैं कि किस तरह से उनको फ़ोन आ रहे हैं, उनको तंग किया जा रहा है। एक मैं आपको इत्तला दे दूं इससे पहले कि हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएं। अभी कुछ देर पहले इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पे जो एंकर हैं इमरान रियाज़ ख़ान, उनको पकड़ लिया गया है और इत्तलात ये हैं कि अटक पुलिस ने उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया है और वहाँ ले गई है। मेरी बात हुई अभी वक्फे में पुलिस से, इस्लामाबाद पुलिस से, तो उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद में तो कोई पर्चा ही नहीं था, पर्चे तो आपको पता है इधर उधर ही होते हैं। तो अटक पुलिस को भिनक पड़ी कि वो आए हैं,
इस्लामाबाद टोल प्लाजा से उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो ये सिलसिला अच्छा, है और सहाफ़ियों के लिए कोई ये सिलसिला नया नहीं है। मैं एक तो ये है कि बड़ा मेरा तो दिल बड़ा हुआ खान साहब की ये बातें सुन के कि सहाफ़ियों के साथ जो उन्होंने इजहार यकजहती किया है। एक चीज़ मेरी समझ में आज तक नहीं आई, मुबशिर तुम चाहो तो मेरी मदद करो, कि जब खान साहब या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ कोई भी नाम ले लें, ये जब वज़ीर आज़म की सीट पे बैठे होते हैं तब भी यही हो रहा होता है, लेकिन उस वक्त इस तरह का इतना बेहतरीन बयान जो इस वक्त दिया है उस वक्त नहीं होता। उस वक्त शहबाज शरीफ कायद हिज़्ब इख्तिलाफ होते हैं, एग्जैक्टली यही बातें कर रहे होते हैं। आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म इमरान खान की सीट पे बैठे हुए हैं, इमरान खान शहबाज शरीफ की सीट पे बैठे हैं, तो उन्हें सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आ रही हैं। ये जो इक़्तिदार से बाहर आने के बाद जो एक चमत्कार होता है वो ये है कि आइन, कानून और इंसानी हुकूक साबिक़ वज़ीर आज़म के सामने बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंट होके आ जाते हैं, और जब वो वज़ीर आज़म होते हैं तो अल्लाह जाने कहाँ से कौन उन्हें एक काला चश्मा लगा देता है जिसमें चश्मा नज़र आता है, सर चश्मा नज़र नहीं आता है। और अब ऐसा लगता है कि मुझे हिज़्ब इख्तिलाफ में मेरी तो तजवीज़ ये है कि जो सारे सियासतदान हैं हिज़्ब इख्तिलाफ में अगर रहें तो कितना अच्छा है। आप देखें ना, बिल्कुल जब वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं तो वो वही बातें जो बाहर बैठे हुए लोग कर रहे होते हैं वो कहते हैं ये बेबुनियाद बातें हैं, ये प्रोपेगेंडा है, ये वरगला रहे हैं लोगों को। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं तो उनमें से कोई 2.5 दिन का ट्रॉट्स्की बन जाता है, 2 दिन का लेनिन बन जाता है, 5 दिन का माओ ज़ेतुंग बन जाता है, 1 हफ्ते का अली शरीयती मिल जाता है, और हमें बेहतरीन अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। खान साहब यही लोग थे जो इस वक्त ये हरकतें कर रहे हैं, यही लोग थे जो आपके इल्म में था या नहीं ये हमें मालूम नहीं है, यही लोग थे जो आपके दौर में भी यही कुछ कर रहे थे। नाम बदल जाते हैं, आपने अरशद शरीफ की बात की, फ़लाँ की बात की, फ़लाँ की बात की। उस वक्त मतीउल्लाह जान को चुक लिया गया था, असद अली तूर की टांगें तोड़ दी गई थी, हामिद मीर से प्रोग्राम छीन लिया गया था, मोहसिन बेग के घर में लोग कूद गए थे, अबसार आलम को किसी ने गोली हथेली में ठोक दी थी, बिलाल फारूकी पान लेने गए थे और उसके बाद उनको उठा लिया गया था, चलते प्रोग्राम बंद हो जाते थे। मौलाना फजलुर रहमान का मुझे याद है कि इंटरव्यू जो है लाइव रिकॉर्डेड जा रहा था लेकिन अचानक से गायब हो गया। फिर गैर एलानिया पाबंदियाँ भी थी। हम ये नहीं कह रहे कि जो सिविलियन लोग होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इसमें और उन्हें पता नहीं होता है, ऐसा नहीं है, वही लोग हैं। लेकिन जब वो आपके साथ होते हैं तो आपको लगता है कि बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं। अब जब वो आपके साथ नहीं हैं तो आपको लगता है कि नहीं, वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, वो तो हकीकत बयान कर रहे थे। कल फिर अल्लाह करेगा आप उस सीट पे आएंगे और कल फिर कोई आपको प्लेट में रख के काला चश्मा दे देगा, जैसे इस वक्त काला शहबाज शरीफ ने लगाया हुआ है। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और जब पाकिस्तान में सिर्फ एक टीवी स्टेशन हुआ करता था जिसका नाम पाकिस्तान टेलीविज़न था, अभी भी है, सरकारी टीवी, तो कम से कम बच्चों के प्रोग्राम, बच्चों के मसाइल, बच्चों की ग्रोथ, इस बारे में ख़ासे प्रोग्राम देखने को मिल जाया करते थे। आज तकरीबन 100 के करीब पाकिस्तान में चैनल्स हैं, मगर किसी भी चैनल के ऊपर बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, ना ही कोई डिस्कशन होती है कि बच्चों के मसाइल क्या हैं। 25% जो हमारी पॉपुलेशन है कम से कम, वो जो है वो 7 साल से और 17 साल के दरमियान है, जिनका कोई तस्करा नहीं होता। क्या है, उनको बाहर के अगर कोई आप के पास पैसे हैं तो आप कार्टून नेटवर्क भी ले सकते हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, नेटफ्लिक्स ले सकते हैं बच्चों के, और सीरीज़ देख सकते हैं, मगर लोकली कुछ भी नहीं है। और सहाफ़त जो है वो भी इससे मुबर्रा नहीं है। आपने देखा होगा हर चीज़ जो है होती है, मगर बच्चों के
ऊपर किसी किस्म का फोकस नहीं होता। अब जाहिर है किसी को तो इसका बीड़ा उठाना था। अच्छा, तो लाहौर की एक 12 साल बच्ची है। जी सर, इससे पहले कि इस बच्ची को आप मुतारिफ कराएं, सिर्फ बच्चों का ही क्यों, इसलिए कि पाकिस्तान की कहा जाता है कि 60% प्लस आबादी जो है वो 30 साल तक की उम्र की है। क्या आपने इन 100 टीवी चैनल्स में से किसी पे कोई यूथ्स के बारे में रियलिटी शो देखा या कोई इस तरह का मालूमाती प्रोग्राम देखा जो हमारे बचपन में सुना जाता था? इस मुल्क की 51% के लगभग आबादी ख़वातीन पे मुश्तमिल है। क्या आपने किसी चैनल पे कोई एक्सक्लूसिव ख़वातीन के लिए कोई प्रोग्राम देखा? इस मुल्क की 25% जो वर्किंग फोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है और तकरीबन 20% 18% के करीब सनती सेक्टर में काम करती है। क्या आपने इन मज़दूरों के बारे में अलग से कोई प्रोग्राम देखा? इस मुल्क में अफवाज पाकिस्तान के लिए अलहदा से प्रोग्राम नशर किए जाते थे रेडियो और टेलीविज़न पे। लास्ट टाइम आपने कब किस चैनल पे इस तरह का प्रोग्राम देखा? तो ये जो सेगमेंटाइजेशन थी ये तो ख़त्म हो गई। और अफसोसनाक बात यह है कि चैनलों को तो चले हम माफ़ कर देते हैं कि सन 2000 के बाद से ये खुम्बियों की तरह उभरे हैं, शायद इन्हें माजी का इतना इल्म ना हो, लेकिन अखबारात जिनमें बच्चों के लिए खुसूसी सफ़ात होते थे, ख़वातीन के सफ़ात होते थे, लेबर के सफ़ात होते थे, उन्हें क्या हो गया? वो भी बह गए। तो ये अलमिया जो है ये इज्तिमाई है, ये सिर्फ बच्चों का नहीं है। बच्चों के रिसाले वसत साहब, नौनिहाल हो गया, तालीम व तरबियत हो गया, क्या क्या मतलब आते थे, और उसके अलावा कहानियाँ मिला करती थी। आज कुछ भी नहीं है। तो आज जिनके साथ हम बात करेंगे वो हैं 12 साला ज़ाहवा नूर फ़ातिमा। ये लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने कोई बच्चों के सहाफ़त उसके उन्वान से एक वेबसाइट बनाई और इनका ये ख्याल है कि बच्चों के लिए ये कुछ मालूमाती प्रोग्राम जो हैं वो यूट्यूब पर भी शुरू करेंगी। और ये ज़ाहिर है प्लान नहीं है, ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो चुकी है। और मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी है एक जो इदारा है, उन्होंने कंपटीशन भी कराया था जिसमें इन्होंने जो है ये टॉप पर आई और इन्होंने उनको भी इम्प्रेस किया। तो हमने सोचा कि इनसे ही बात कर लें। सहाफ़त कहते तो हैं कि बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन जिस तरह की सहाफ़त हो रही है उस तरह लगता है कि अगर बच्चे कर लें तो शायद बेहतर हो जाए। ज़ाहवा नूर फ़ातिमा लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। ज़ाहवा, ये जो सहाफ़त हो रही थी आपके सामने, क्या आप उससे मुतमईन नहीं थी जो आपने सोचा कि मैं खुद सहाफ़त शुरू कर दूं? 6ठी जमात में आप पढ़ रही हैं। जी ज़ाहवा जी, तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में सहाफ़त बहुत ज़्यादा है और बढ़ भी रही है। और इसके अंदर मैंने ये भी देखा कि जो खातून है ये भी बहुत कुछ कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ना कर लूं, क्योंकि मैंने अपने स्कूल के लिए ग्रीक सिविलाइजेशन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। उससे मुझे आइडिया हुआ कि सहाफ़त है, लेकिन बच्चों के लिए सहाफ़त क्या है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने स्कूल में बच्चों के साथ इंटरव्यू किया कि उनको सहाफ़त का क्या पता है, मीडिया का क्या पता है। उससे जो मुझे रिजल्ट्स मिले उनको भी मैंने दिमाग में रखा। और फिर जब मैं हैकाथॉन पे गई जो MMFT मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी पे थी, उन्होंने मेरा आइडिया और उसको बेहतर किया, उसको और रिफाइन किया। और उसके साथ फिर हमने ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया, जर्नलिज्म फॉर किड्स, विच इज़ बाय द किड्स फॉर द किड्स। अच्छा ज़ाहवा, जब आपने बच्चों से मशवरा किया कि आपको किस तरह की ये सहाफ़ती आप प्लेटफॉर्म बना रही थी, तो बच्चों ने आपको क्या कहा? वो टीवी देखते हैं और क्या देखते हैं? बच्चे टीवी पे क्या देखना चाहते हैं बेटा, ये बताइए। बच्चे जो हैं वो उनको बेसिकली न्यूज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जो जर्नलिज्म फॉर किड्स है वो उनके प्रॉब्लम से बात करेगी। जैसे कि बुलिंग जो स्कूल्स में आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब बच्चे को बुली किया जा रहा होता है किसी और बच्चे के साथ, तो उसको पता नहीं होता क्या करना है।
तो फिर बुलिंग पे भी हमने देखा कि उसके ऊपर ज़रूरत थी। और जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि आजकल बच्चों के पास फ़ोन प्रोफाइल्स और सोशल मीडिया पे बहुत सारे अकाउंट्स हैं, और कभी कभी उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है जो शायद बड़े ना उनके पास आने जाते हों। तो इसलिए हमने सोचा कि वी विल बी वर्किंग ऑन दीज प्रॉब्लम, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, बुलिंग और ऑल्सो एजुकेशन, और उसके साथ साथ हमने एंटरटेनमेंट को भी देखा। तो जो बच्चे हैं वो उनको इतना पता ही नहीं था कि सहाफ़ियत होती क्या है, और they didn't know much about journalism। तो इसलिए हम we will be giving them a glance of journalism which is for kids। अच्छा, इसके लिए अच्छा ज़ावा आपकी जी सर, गो अहेड, आप करिए। ज़ारा ये बताइए कि ये जो आपने वेबसाइट या जो चैनल खोला है बच्चों के लिए, बच्चों के मसाइल के लिए, तो जाहिर है कि इसमें रिपोर्टिंग भी होती होगी, इसमें कुछ चीज़ें लिखी भी जाती होंगी, ऐसे ही तो नहीं कि सब ज़बानी बोला जाता हो। तो इसके लिए आपके पास कितने लोग हैं और उनमें बच्चे कितने हैं जो ये सारी चीज़ें करते हैं, और उसके बाद फिर आप उन्हें नशर करते हैं या बयान करते हैं या सामने पेश करते हैं? जी, तो हमारे पास सिर्फ मैं नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, जो मेरी क्लासेस में पढ़ते हैं, बीकन हाउस न्यूलैंड्स लाहौर में जो पढ़ते हैं, उनके जो और आगे कज़न्स हैं, और वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और हम पहले भी इनकी एंट्रीज रिसीव कर रहे हैं, और हमने इनसे कहा भी है कि जैसे कि छोटी सी वीडियो बना के हमें भेजें, जैसे कि एनिमल्स पे, अपने पेट्स के बारे में। तो ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, लेकिन हमारी पूरी एडिटोरियल टीम भी बैठी हुई है, जिसके अंदर बहुत सीनियर मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, और ये जो बच्चे हैं हमें बहुत मदद कर रहे हैं, और ये सारे, दिस इज़ एन एंटायर टीम, इट्स नॉट जस्ट ओनली मी। अच्छा, तो ये बताइए। अच्छा ज़ावा, आप तो खुद एक सहाफ़ी की साहबजादी हैं, तो उसके बावजूद सहाफ़ी बनना चाह रही हैं, जो सहाफ़ियों के हालात आपको नज़र नहीं आते? मैं तो पहले से ही सहाफ़ी हूँ और छोटी एज में हूँ, लेकिन जो सूरत हाल है स्पेशली इन पाकिस्तान एंड स्पेशली विद वुमेन, कि मीडिया को दे डोंट हैव द प्रॉपर फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड देन कवर डिफरेंट इवेंट्स। तो जी, मैं भी इसके ऊपर और काम करना चाहूँगी, और जैसे कि पहले से ही मैं सहाफ़ी हूँ। चलिए, बहुत बहुत शाबाश और बेस्ट ऑफ लक टू योर प्लेटफॉर्म। एक यहाँ वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। और जैसा कि तस्करा किया अब से कुछ देर पहले, जो एक एंकर हैं इमरान रियाज खान, उनको इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पर गिरफ़्तार किया गया। बाद में ख़बर आई कि अटक पुलिस उन्हें ले गई है। उनके ख़िलाफ़ अचानक ही बहुत सारे केसेस जो है वो रजिस्टर होना शुरू हो गए मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। और फ़िलहाल जो भी सूरत हाल है उस पर उनकी एक वीडियो भी सामने आई है, तो मेरे ख्याल में पहले वीडियो सुन लेते हैं। गाड़ी आपने मेरी छीन ली, हथियार आपने मेरे छीन लिए, 20 FIR मेरे पे करवा ली, ये गिरफ्तारी वाला तजुर्बा करना है, लो ये भी करके देखो, मैं जा रहा हूँ, करे यार ऐसा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में ये तमाशा रह गया था, ये भी देख। ये फोन मेरे पास है, बंद कर दी भाई। हमारे साथ डॉन अखबार के क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं मुनव्वर अजीम। तो मुनव्वर से डिटेल्स ले लेते हैं। मुनव्वर, ये वाकया कब का है? सर अभी एक तकरीबन घंटे भर पहले की बात है, जब ये खबर आई थी कि जनाब इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, और कुछ इसमें कंफ्यूजन थी गिरफ्तार किसने किया है, क्योंकि इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ्तारी हुई है, अमल में आई है। बाद में चेक करने पे सामने आया है कि इनके खिलाफ एक FIR, बहुत सारी FIR इनके खिलाफ पिछले दिनों रजिस्टर्ड हुई थी, इसमें से एक सिटी पुलिस की अटक में भी हुई थी उनके ऊपर, उसी पैटर्न के हवाले से। तो ये सिटी अटक पुलिस स्टेशन पे जो FIR हुई है, उनको इस सिलसिले में अटक की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और यहाँ से वो लेकर उनको रवाना हो गई है। कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी कुछ सोर्सेस के हवाले से, तो उनका ये कहना था कि अभी तक अटक पुलिस में पहुंचे नहीं हैं ये अभी तक। जी सर। अच्छा, तो मुनव्वर, ये जो FIRs हैं जिसके अंदर कोई भी एक आम शहरी जो है वो जोशो वलवला ला करके और जो है एक FIR दर्ज करा देता है, जिसमें बगावत भी होती है,
बाकी सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं कि जनाब इदारों को बदनाम कर रहे थे और ये कर रहे थे। ये कैसे अचानक ये हर दफ़ा हम एक सिलसिला देखते हैं किसी ना किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ चल रहा होता है, तो पुलिस से जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं वो? सर अभी आपने सर नोट किया होगा पिछले कुछ सालों से सर ये चीजें सर जर्नलिस्ट की विक्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है। लोगों में सर बर्दाश्त करने की कुव्वत सुनने की बहुत कम हो गई है। और पुलिस वाले सर जो भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, हमारे इस्लामाबाद पुलिस के साथ भी हुए हैं, एक दफा मेरे साथ भी हुआ है कुछ, तो वही कहते हैं कि हमें ऊपर से प्रेशर आता है, हम ऊपर के आते हैं ऑर्डर और हम उस पर रिएक्ट करते हैं हम उसके ऊपर। और लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ये देखा गया है कुछ केसेस में पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव होती है और कुछ केसेस पुलिस कम एक्टिव होती है, और वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि जर्नलिस्ट किस पाए का है। अब जिस तरह इमरान रियाज साहब की खबर जिस तरह फैली है, खबर आई और पूरे मतलब शहर में फैल गई, पूरे मुल्क में फैल गई, इस तरह तूर साहब की, असद तूर साहब की आई थी, इसी तरह और भी हमारे सीनियर जर्नलिस्टों की आई है, बतीउल्ला जान की साथ जो कराची वाला जो सहाफी हमारे उठे थे, क्लीग हमारे। तो सर इसमें ये होता है कि सर अगर खबर फैल जाती है ना, जो मशहूर लोग होते हैं उनकी तो सर सुनवाई, उनकी तो सर जरा नरमी से दुख पेश आ जाते हैं, उनकी बचत हो जाती है। लेकिन जिन जर्नलिस्ट पर ऐसे बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे जिनकी सुनवाई नहीं होती, जिनकी चीजें अपना सरफेस नहीं होती हैं, तो वो बहुत बुरी तरह विक्टिमाइज होते हैं सर। निचले तबके में भी जाके वो बहुत मतलब उनका बुरा हाल होता है सर, अगर उनको हाईलाइट नहीं किया जाए तो। ये फर्क होता है पुलिस के एटीट्यूड में सर, दो चीजों में। जी सर। अच्छा ये ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनव्वर। हाँ अपना मुबशिर साहब को यू वांट टू ऐड समथिंग? जी नहीं, जी जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी मुनव्वर ने कहा कि टॉलरेंस लेवल और बर्दाश्त कम हो गई है, तो एक तो ये 2 मंजिला इमारत है ये जो बर्दाश्त की है। एक तो जर्नलिस्टों को ऊपर वाले बर्दाश्त नहीं करते, कभी भी नहीं करते थे, अब कुछ ज़्यादा नहीं करते। दूसरे अब जो एक नया रुझान शुरू हुआ है कि जर्नलिस्ट भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, तो उसकी वजह से इनका जो इंस्टीट्यूशन या इनकी जो बात है या जो ये साबित करना चाहते हैं आज़ादी के हवाले से, वो भी ज़ाहिर है इंस्टीट्यूशन कमज़ोर हुआ है। तो अब ये है कि ये इमरान रियाज साहब, जिनका अभी इमरान खान साहब ने भी अपनी तकरीर में नाम लिया, अब जो इनके मकतबा फ़िक्र के मानने वाले हैं, उनके ख़्याल में ये बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। जो इनके मुखालिफ हैं वो ये समझते हैं कि ये तो जर्नलिस्ट ही नहीं हैं। अच्छा, ये सिर्फ इन तक महदूद नहीं है, आप ऊपर से लेके और मामूली प्रेस क्लब तक एक वाज़े लकीर पिछले चंद सालों में खिंची हुई नज़र आ रही है कि जर्नलिस्ट एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। तो अब उसके बाद फिर ये रोना कि जी ऊपर वाले बर्दाश्त नहीं करते, तो वो तो जाहिर है कि एक पुरानी बात है। आप क्या कहते हैं, ये सूरत हाल हमने कितनी ख़राब की है जी अपने लिए? जी बिल्कुल वुसत साहब, ये इस लिहाज से दुरुस्त बात है कि ये जो लकीर खिंच गई है एक दूसरे के ख़िलाफ़, इससे ये हुआ है कि प्रेस क्लब की जो यूनियंस हैं, जो पहले यकजा होकर के सहाफ़ी के हकूक़ के लिए लड़ा करती थी, अब वो यूनियंस भी यूनियन दर यूनियन हो गई है। आपको पता है PFUJ जो है वो जलेबी की दुकान की तरह हो गई है कि हर दुकान पर लिखा होता है कि असली दुकान यही है, लेकिन समझ नहीं आती क्योंकि हुकूमत जिसको उनको पैट्रनाइज कर रही होती है। ये वो सहाफ़ी होते हैं जो हुकूमत के क्लोज़ होते हैं और वो अपनी एक जो है वो यूनियन बना लेते हैं जर्नलिस्टों की, जैसे हमने देखा पिछली हुकूमत में भी देखा, हर हुकूमत में देखते हैं, जिनको पैसे भी देती है हुकूमत। और एक होती है रेजिस्टेंस वाली। अब वो रेजिस्टेंस वाली का भी मसला ये होता है कि रेजिस्टेंस जब हो रही होती है किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़, जब वो हुकूमत चली जाती है और दूसरी हुकूमत आती है, तो रेजिस्टेंस वाली जो है वो फिर उस हुकूमत की प्रो हो जाती है, और जो उस वक्त प्रो होती है वो फिर रेजिस्टेंस वाली हो जाती है। तो मेरे ख्याल में सहाफ़ियों को, मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों को असूलों पर सहाफ़त करनी चाहिए, शख्सियात के हवाले से या किसी दबाव के हवाले से जो है सहाफ़त नहीं करनी चाहिए, वरना छोड़ दें, पब्लिक रिलेशनिंग ज्वाइन कर लें, बहुत अच्छा और ज़्यादा बेनिफिशियल शोबा होगा। नाज़रीन, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।